मॉम की सबसे करीबी फ्रेंड के प्राइवेट प्लेस पर गुलाब का एक निशान था। वह कहती थी कि वह गुलाब तभी खिलता है जब उसे सच्चा प्यार मिले। मैं हमेशा उस गुलाब को अपनी आंखों से खिलते देखना चाहता था, लेकिन वह हर बार मुझे मना कर देती थी। फिर जिस साल मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया, मैं सिर्फ 12 साल का था। उसी ने मुझे अपने पास रख लिया और मेरी देखभाल की। उसने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं पूरी तरह उसी का हो गया। मैं खुद को उसे सौंपकर उसका एहसान चुकाना चाहता था, लेकिन जब उसे मेरे दिल की बात पता चली तो बायू यान ने मुझे जोर से थप्पड़ मार दिया। शाओई चेन, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है। उस एक रात में उसने मुझ पर बरसने वाला सारा प्यार वापस ले लिया। फिर अगले ही दिन उसने एक फियांसे ढूंढ लिया और मुझे उनकी शादी में आने तक को कहा। अगले दिन मैंने उससे छुपकर अपनी कॉलेज एप्लीकेशन बदल दी। मैंने उस यूनिवर्सिटी को चुना जो यहां से 5000 किलोमीटर दूर थी। जिस पल मैंने एप्लीकेशन सबमिट की, उसी समय मेन डोर खुला। मैंने मुड़कर देखा तो बायू यान घर लौट आई थी। उसका चेहरा हमेशा की तरह कोल्ड था। मुझे देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे पास से गुजरते वक्त वह अचानक रुक गई। फिर उसने धीमे से पूछा, आज एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट थी, तुमने फॉर्म भर दिया? मैंने सिर हिलाया। हाँ, भर दिया। मेरी बात सुनकर उसने अपने दिल की अजीब बेचैनी दबाई और फिर पूछा, क्विंगडा यूनिवर्सिटी? यह सवाल नहीं था, कंफर्मेशन था। चाहे हमारे रिश्ते कितने भी खराब क्यों ना हो चुके हों, लेकिन चिंगडा जाना हमेशा हमारी साइलेंट अग्रीमेंट रही थी। वह देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक थी और सबसे जरूरी बात, वह इसी सिटी में थी। बहुत पहले ही उसने वहां एक हाउस खरीद लिया था। प्लान यह था कि मेरे एडमिशन के बाद हम दोनों वहां शिफ्ट हो जाएंगे। चाहे अब उसकी फियांसे हो चुकी थी, फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा। मैंने उसकी आवाज में सर्टेनिटी महसूस की। काफी देर चुप रहने के बाद मैंने सिर झुकाकर कहा, हां। यूएन को इस जवाब पर बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। उसने बस हल्का सा हूं कहा और स्टडी रूम की तरफ चली गई। जाने से पहले उसने कहा, एडमिशन से पहले अगर कुछ चाहिए हो तो सीधे मेरे असिस्टेंट से कहना, वह सब अरेंज कर देगा। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी उसका फोन बज उठा। उसने स्क्रीन पर नाम देखा और उसका कोल्ड एक्सप्रेशन तुरंत सॉफ्ट हो गया। युनजो, क्या हुआ? उसकी आवाज में वही सॉफ्टनेस थी जो मैंने बहुत लंबे समय से नहीं सुनी थी। फिर वह जल्दी से स्टडी रूम में चली गई। उसने यह तक नहीं पूछा कि मैं क्या कहना चाहता था। काफी देर बाद मैंने सिर झुका लिया और अपनी बात वापस निकल गया, क्योंकि सच यह था, मैंने चिंगडा नहीं चुनी थी, मैंने हवाडा चुनी थी, सबसे दूर वाली यूनिवर्सिटी। मैं बहुत जल्द तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, मेरे जाने के बाद हमेशा खुश रहना। मैंने फोन पर टाइम देखा। सेमेस्टर शुरू होने में अभी 60 दिन बाकी थे। मैंने तुरंत एक काउंटडाउन ऐप खोली और डिपार्चर का 60 डेज काउंटडाउन सेट कर दिया। स्क्रीन पर हर सेकंड कम होता देख मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। 60 दिन बाद तुम आखिरकार मुझसे छुटकारा पालोगी। इतना कहकर मैं अपने कमरे में लौट गया। उस रात मुझे बिल्कुल अच्छी नींद नहीं आई। सुबह भी मैं बहुत देर से उठा। फेस वॉश करके जब नीचे डाइनिंग रूम में पहुंचा तो मैं एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि बायू यान अब भी डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। नॉर्मली इस वक्त तक वह ब्रेकफास्ट करके कंपनी जा चुकी होती थी। मैं जानबूझकर देर से उठा था ताकि उसे बच सकूं, लेकिन वह जैसे मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही उसने कोल्ड टोन में कहा, छुट्टियां हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा रूटीन खराब हो जाए। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। मैं उससे सबसे दूर वाली सीट पर जाकर बैठा ही था कि उसने फिर कहा, थोड़ी देर में असिस्टेंट आएगा, वह तुम्हें कॉलेज के लिए जरूरी चीजें खरीदवाने ले जाएगा। मैंने फिर सिर्फ सिर हिलाया। मेरी अनयूजुअल साइलेंस उसने नोटिस कर ली थी। वह कुछ पूछने ही वाली थी कि मैंने पहले बोल दिया, भाभी आज ऑफिस नहीं गई? क्या युनजो भाई के साथ डेट पर जाना है? मेरी बात सुनते ही उसका एक्सप्रेशन बदल गया। उसकी आवाज अचानक कोल्ड हो गई। यह तुम्हें कंसर्न करने वाली बात नहीं है। उसकी अचानक बदली हुई आवाज से मैं एक पल के लिए रुक गया। फिर मुझे समझ आया कि उसने मेरी बात गलत समझ ली है, लेकिन अब मैं सच में उसे सिर्फ भाभी मानता था। मेरा सवाल बस कैजुअल था, उसमें कोई और मतलब नहीं था। मैं एक्सप्लेन करने ही वाला था कि तभी चू युनजो अंदर आ गया। क्या बातें हो रही हैं? उसके चेहरे पर वार्म और जेंटलमैन जैसी स्माइल थी। जब उसे पता चला कि मैं कॉलेज शॉपिंग के लिए जा रहा हूं, तो वह तुरंत बोला कि वह भी साथ चलेगा। वह बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे किसी छोटे भाई की केयर करने वाला बड़ा भाई हो।
युयान ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली, जैसे वह मना करना चाहती हो। मैंने भी तुरंत कहा जरूरत नहीं, लेकिन चुयुनजो पहले ही बोल पड़ा। युयन, हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है। अब मैं यी चेन का जीजा हूं। कम से कम मुझे उसके लिए कुछ करने दो। आखिर युयन ने मेरी राय इग्नोर करते हुए कहा, ठीक है, फिर साथ चलते हैं। मैं बस सिर झुकाकर रह गया। थोड़ी देर बाद हम मॉल पहुंचे। पहले स्टेशनरी खरीदी गई, फिर क्लोथ्स। मैं लगातार विंटर क्लोथ सेक्शन में घूम रहा था। यह देखकर चुयुनजो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। ये चेन सुना है तुम चिंगडा जा रहे हो, यहां तो गर्मी बहुत पड़ती है, फिर इतने सारे विंटर क्लोथ्स क्यों खरीद रहे हो? मेरा हाथ रुक गया। यहां सच में गर्मी थी, लेकिन मैं जहां जा रहा था वहां साल भर बर्फ पड़ती थी। क्योंकि हुआदा सबसे दूर थी, मैंने कैजुअली कहा, समर क्लोथ्स पहले से काफी हैं, विंटर वाले पहले खरीद लूं तो बाद में परेशानी नहीं होगी। दोनों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शॉपिंग सैमेट्सीज के बाद युयन ने टाइम देखा। लंच का वक्त हो चुका था, इसलिए हम रेस्टोरेंट चले गए। युयन ने मेन्यू उठाया और पूरा टेबल स्पाइसी डिशेस से भर दिया। खाना आने के बाद मैं कुछ सेकंड्स तक चुप बैठा रहा, क्योंकि पूरी टेबल पर एक भी डिश ऐसी नहीं थी जो मैं खा सकूं। सारी डिशेस चुयुनजो की पसंद की स्पाइसी फूड थी। मुझे स्पाइसी बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन चुयुनजो मुस्कुराते हुए बार बार मेरी प्लेट में स्पाइसी फूड डाल रहा था। व्हाइट राइस पूरी तरह लाल चिली ओनियन में डूब चुका था। मेरा चेहरा खराब होने लगा। मुझे खाते ना देखकर चुयुनजो ने ऑकवर्ड होकर युयन की तरफ देखा। क्या ये चेन मुझे पसंद नहीं करता? वह मेरे दिए हुए डिशेस नहीं खा रहा। युयन ने मेरी प्लेट की तरफ देखा और कोल्ड वॉइस में कहा, जिद मत करो, जल्दी खाओ। उसकी वार्निंग भरी आवाज सुनकर मुझे अचानक पुरानी बातें याद आ गईं। एक बार मैंने गलती से स्पाइसी फूड खा लिया था। मुझे इतनी तेज एलर्जी हुई कि पूरी रात फीवर और वॉमिटिंग होती रही। उस रात युयन मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले गई थी और पूरी रात मेरी देखभाल की थी। अगले दिन फीवर उतरने के बाद ही उसने राहत की सांस ली। उसके बाद उसने सीधे ऑर्डर दे दिया था कि घर में कभी स्पाइसी फूड नहीं बनेगा। एक बार सर्वेंट्स ने गलती की थी तो उसने पूरा किचन स्टाफ बदल दिया था। इतने सालों तक उसने मुझे बहुत प्यार दिया था, लेकिन आज सिर्फ चुयुनजो को खुश करने के लिए उसने पूरी टेबल स्पाइसी डिशेस से भर दी। और अब वह मुझे वहीं खाने के लिए फोर्स कर रही थी। आखिर मैंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खाना खा लिया। पहला बाइट लेते ही मैं जोर जोर से खांसने लगा, लेकिन युयान ने जैसे नोटिस ही नहीं किया। मुझे खाते देखकर उसने पूरी अटेंशन वापस चुयुनजो पर डाल दी। दोनों के बीच की क्लोजनेस आंखों में चुभ रही थी। खाना खत्म होने के बाद चुयुनजो ने वॉक पर चलने का आइडिया दिया। युयन नेचुरली मान गई, लेकिन मेरा गला अब भी जल रहा था। मैंने हाथ हिलाया, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आऊंगा। लेकिन चुयुनजो ने मेरी बात को सीरियसली लिया ही नहीं। लेकिन चुयुनजो लगातार मुझे मनाता रहा, चलो ना साथ चलते हैं। तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? तब तक मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और चेहरा भी सफेद पड़ गया था। मैंने कमजोर आवाज में हाथ हिलाया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, मैं सच में नहीं जाऊंगा। यह सुनकर चुयुनजो ने आखिर मुझे फोर्स करना छोड़ दिया, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। तो क्या पहले तुम्हें घर छोड़ दें? वह अब भी सोच ही रहा था कि तभी युयान ने टाइम देखा और बोली, मैं ड्राइवर को बुला देती हूं, फिर मैं तुम्हारे साथ वॉक पर चली जाऊंगी। इतना कहकर वह मुझे वहीं छोड़ गई और चुयुनजो को लेकर पास वाले पार्क की तरफ चली गई। लेकिन मैं बहुत देर तक वेट करता रहा। ड्राइवर कभी नहीं आया। धीरे धीरे आसमान भी अंधेरा होने लगा। मैं बस कड़वी मुस्कान के साथ खड़ा रहा। विला की तरफ जाने वाली सड़क पर वैसे भी बहुत कम कार्स आती थी और मुझे टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। थैंकफुली घर यहां से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था। दर्द सहते हुए मैंने पैदल वापस जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मेरे पेट का दर्द और बढ़ गया। मैं सीधे बाथरूम की तरफ भागा और जोर जोर से उल्टी करने लगा। बड़ी मुश्किल से मेडिसिन लेकर थोड़ा संभला ही था कि तभी फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने फोन खोला। चुयुनजो की तरफ से एक फोटो आई थी। उसमें वह और युयन किस कर रहे थे, लेकिन अगले ही सेकंड वह फोटो डिलीट हो गई। फिर उसका एक मैसेज आया, गलती से सेंड हो गई, माइंड मत करना। मैं कुछ सेकंड्स तक स्क्रीन देखता रहा। अगर यह पुराना वाला मैं होता तो शायद दिल टूट जाता, लेकिन अब मैंने सिर्फ एक रिप्लाई किया, एंजॉय करो। अगले कुछ दिनों तक युयन घर वापस नहीं आई।
इस दौरान चुयुनजो लगातार मैसेजेस भेजता रहा, लेकिन मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैं उन दिनों सिर्फ एक काम में बिजी था। यूयन ने इतने सालों में जो गिफ्ट्स दिए थे, मैं उन्हें एक एक करके सॉर्ट कर रहा था। यहां तक कि मैंने अपने पेरेंट्स का छोड़ा हुआ पुराना घर भी बेच दिया। सारा पैसा मैंने कार्ड में जमा कर दिया। प्लान यह था कि कॉलेज शुरू होने के बाद मैं वह कार्ड यूयन को दे दूंगा। इतने साल मुझे पालने का रिपेमेंट समझकर सब कुछ बेचने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ट्यूशन फीस बचाने के लिए मैंने पार्ट टाइम जॉब्स शुरू कर दी। मैं सुबह जल्दी निकल जाता और रात देर से लौटता। एक दिन में 3-3 जॉब्स करता। गंदे थकाने वाले मुश्किल काम जो भी मिलता। सिर्फ कुछ दिनों में मेरी हालत खराब हो गई। चेहरा सूख गया और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए। एक दिन मैं डिलीवरी कर रहा था कि मुझे बर्थडे केक डिलीवरी का ऑर्डर मिला। एड्रेस देखकर मैं अचानक रुक गया। चुयुनजो की विला थी। तभी मुझे याद आया आज उसका बर्थडे था। मैं कुछ देर हेजिटेट करता रहा कि डिलीवरी करूं या नहीं, लेकिन ऑर्डर टाइम आउट होने वाला था, इसलिए मुझे अंदर जाना पड़ा। अंदर जाने से पहले मैंने जल्दी से कैप और मास्क पहन लिया ताकि कोई मुझे पहचान ना सके। मैंने डोर नॉक किया। मैं बस चुयुनजो से साइन करवाने ही वाला था कि अचानक किसी ने पीछे से मुझे टांग मार दी। मैं सीधे केक समेत जमीन पर गिर पड़ा। केक पूरी तरह टूट गया। चुयुनजो के कुछ दोस्त बाहर आए। उन्होंने नाक सिकोड़ते हुए पीछे कदम खींच लिए। तुमसे एक केक भी ठीक से कैरी नहीं हुआ। पूरा बर्थडे केक खराब कर दिया। मुझे पता था किसी ने जानबूझकर मुझे गिराया था, लेकिन मुझे यह भी पता था कि यहां कोई मेरे लिए बोलने वाला नहीं है। मैं बस बार बार सिर झुकाकर सॉरी बोलता रहा, लेकिन सामने वाला रुकने को तैयार नहीं था। सॉरी बोलने से क्या होगा? यह कस्टम केक है, इसकी कीमत हजारों में है। क्या तुम इसे अफोर्ड भी कर सकते हो? उनकी कंटेम्प्ट भरी आवाज सुनकर मेरे गाल जलने लगे, क्योंकि सच में मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैं लगातार अपोलोजाइज करता रहा, लेकिन वे लोग और ज्यादा इंसल्ट करने लगे। तुम जैसे डिलीवरी बॉय को तो इसका 10वां हिस्सा खरीदने के लिए भी खुद को बेचना पड़े। चलो छोड़ो, आज युनजो का बर्थडे है। अगर तुम यह केक पूरा खा लो तो हम तुम्हें जाने देंगे। बात अब हद पार कर चुकी थी। तभी चुयुनजो आगे आया। केक जमीन पर गिर चुका है। अब इसे खाना ठीक नहीं, लेकिन बाकी लोग हंसने लगे। क्या गलत है? ऐसे लोग शायद जिंदगी में इतना एक्सपेंसिव केक कभी नहीं खाते। युनजो, तुम बहुत काइंड हो। इसने तुम्हारा बर्थडे खराब किया है। हम उससे पैसे भी नहीं मांग रहे। उसे तो थैंकफुल होना चाहिए। चुयुनजो भी धीरे धीरे उनकी बातों में आ गया। उसने सिर हिलाया। ठीक है, केक खत्म करो और फिर फ्लोर साफ कर देना। तभी अंदर से बाई यूयन बाहर आई। क्या हो रहा है? उसकी फेमिलियर आवाज मेरे ऊपर गिरी। मेरा पूरा शरीर स्टिफ हो गया। मैंने तुरंत सिर और नीचे कर लिया ताकि वह मुझे पहचान ना सके। उसके दोस्तों ने पूरी बात बढ़ा चढ़ाकर सुनानी शुरू कर दी। शायद चुयुनजो को डर था कि बाई यूयन नाराज हो जाएगी, इसलिए उसने जल्दी से कहा, हम उससे पैसे नहीं मांग रहे, बस उसे लेसन सिखा रहे हैं ताकि आगे केयरलेस ना हो। यूयन, ये ज्यादा हार्श तो नहीं? बाई यूयन की नजर मुझ पर पड़ी। एक पल के लिए मुझे लगा उसने मुझे पहचान लिया है, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी कोल्ड आवाज आई। ये बिल्कुल हार्श नहीं, सिर्फ 3 वर्ड्स, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने सीधे मेरे दिल में छुरा घोंप दिया हो। फिर भी मैंने सिर नहीं उठाया। सबकी मॉकिंग लाफ्टर के बीच मैं धीरे धीरे जमीन पर गिरे केक के पास गया। दर्द सहते हुए नीचे बैठा और बिना कुछ बोले केक खाना शुरू कर दिया। उस दिन की सारी डिलीवरीज खत्म करके मैं घायल हालत में घर लौटा। मैं बस अपने कमरे में जाकर रेस्ट करना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने लिविंग रूम की लाइट ऑन की, मैं वहीं रुक गया। बाई यूयान सोफा पर बैठी थी। पूरे रूम का माहौल ठंडा और भारी था। मुझे कुछ गलत महसूस हुआ। मैंने धीरे से कहा, भाभी, लेकिन वह अचानक खड़ी हो गई और तेज आवाज में बोली, तुम डिलीवरी का काम क्यों कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए? तो उसने मुझे पहचान लिया था। फिर भी उसने मुझे वह केक खाने दिया, शायद सिर्फ चुयुनजो को खुश करने के लिए। मैंने सिर झुका लिया और चुप रहा। तभी उसकी आवाज फिर आई, और तुमने पुराना घर और मेरे दिए हुए गिफ्ट्स क्यों बेच दिए? क्या करना चाहते हो? रिबेल कर रहे हो? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी जल्दी पता चल जाएगा। काफी देर बाद मैंने मुश्किल से एक्सक्यूज बनाया। बस वो चीजें बेकार पड़ी थीं।
रखने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन इतना कमजोर एक्सक्यूज वह कैसे मानती? वह क्लियरली बिलीव नहीं कर रही थी। वह आगे कुछ और पूछती उससे पहले उसका फोन बज गया। उसने देखा चू युनजो कॉल कर रहा था। अगले ही पल उसने पूछताछ बंद कर दी और जल्दी से बाहर चली गई। मैं उसकी जाती हुई बैक देखता रहा। समझ नहीं आ रहा था कि दुखी हूं या राहत महसूस करूं, क्योंकि उसका पूरा ध्यान सिर्फ चू युनजो पर था और इसी वजह से मेरी प्लान क्वाइटली आगे बढ़ रही थी। अगले दिन सुबह नीचे आया तो असिस्टेंट चेन ने मुझे गोल्ड कार्ड दिया। यंग मास्टर या सीईओ बाई ने भेजा है। मेरे मना करने से पहले ही वह चला गया। मैं काफी देर तक उस कार्ड को देखता रहा। आखिर मैंने उसे उठाया लेकिन यूज नहीं किया। मैंने उसे उसी कार्ड के साथ रख दिया जिसमें मैंने अपना सारा पैसा जमा किया था। प्लान यह था कि बाद में दोनों कार्ड्स एक साथ बाई यूएन को वापस दे दूंगा। मैंने उसका कार्ड यूज नहीं किया। पार्ट टाइम जॉब्स भी नहीं छोड़ी। मेरी ट्यूशन फीस अभी भी पूरी नहीं हुई थी। बस अब मैं यह सब बाई यूएन से छुपाकर करने लगा। थैंकफुली वह चू युनजो में इतनी बिजी थी कि उसे कुछ नोटिस ही नहीं हुआ। वह रोज सुबह जल्दी निकल जाती और रात देर से लौटती। इससे मुझे अपने सारे काम करने का पूरा टाइम मिल जाता। एक हफ्ते बाद शाम को मैं क्लास रियूनियन के लिए निकल रहा था। जैसे ही विला से बाहर आया, सामने बाई युआन और चू युनजो साथ लौटते दिख गए। इतनी रात को कहां जा रहे हो? उसने पूछा। मैंने छुपाया नहीं। क्लास रियूनियन। बाई युआन इंस्टिंक्टिवली मना करने वाली थी, लेकिन तभी चू युनजो बोला, बच्चों की भी सोशल लाइफ होती है। क्लासमेट्स के साथ क्या प्रॉब्लम होगी? अगर वरी हो रही है तो हम इसे छोड़ आते हैं। उसकी बात सुनकर बाई युआन ने सिर हिला दिया। अगर जाना है तो हम भी साथ चलेंगे। इतने सारे बच्चे बिना किसी बड़े के पता नहीं क्या सीन बना दें। मजबूरी में मुझे उन्हें साथ ले जाना पड़ा। जैसे ही हम प्राइवेट रूम में दाखिल हुए, मेरे दो अच्छे दोस्त तुरंत मेरे पास आ गए। इचन, कांग्रेट्स, सुना है तुम्हारा हुआ। उनकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने जल्दी से बीच में रोक दिया। तुम लोगों का एडमिशन कहां हुआ? मेरे सटल इशारे और सिर हिलाने को देखकर दोनों दोस्त कंफ्यूज हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी बात समझकर टॉपिक बदल दिया। लेकिन उन्होंने पहले मेरे सवाल का जवाब दिया। हमारे मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे। चिन्हाओं ने यहीं लोकल कॉलेज चूज कर लिया और मुझे पेरेंट्स के अरेंजमेंट के हिसाब से विदेश जाना पड़ेगा। मैंने दोनों के कंधों पर हाथ रखा और उन्हें अंदर ले गया। अंदर जाते वक्त मैंने इंस्टिंक्टिवली पीछे मुड़कर बाई युआन की तरफ देखा। उसकी नजरें अब भी मुझ पर टिकी हुई थीं, ठंडी और समझ न आने वाली। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसने मेरे दोस्तों की बात सुनी या नहीं। मैं बस यही उम्मीद कर सकता था कि उसने ना सुना हो। लेकिन जब उसने मुझे देखते पकड़ा तब भी उसने कुछ नहीं कहा। जैसे ही वह प्राइवेट रूम में दाखिल हुई, उसने सबसे पहले कहा, आज की सारी एक्सपेंसेस मैं कवर करूंगी। उसकी बात सुनते ही पूरा रूम एक्साइटमेंट से भर गया। ईचन, तुम्हारी भाभी तो इतनी ब्यूटीफुल और रिच हैं। भगवान हमें भी ऐसी सिस्टर इन लॉ दे दो। इतनी केयरिंग गर्लफ्रेंड तो फिल्मों में भी नहीं मिलती। चारों तरफ ऐसी ही बातें होने लगी। अगर ये पहले वाला मैं होता तो शायद प्राउडली कहता, ऑफ कोर्स, मेरी भाभी दुनिया की सबसे बेस्ट और सबसे ब्यूटीफुल इंसान है। लेकिन अब मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया, कुछ नहीं बोला। शायद इसीलिए क्योंकि हैंडसम मैन और ब्यूटीफुल वुमन की पेयरिंग बहुत आई कैचिंग थी, या शायद इसीलिए क्योंकि बाई युआन और चू युनजो सच में बहुत क्लोज लग रहे थे। पूरे गैदरिंग में सबकी नजरें बार बार उन्हीं दोनों पर जा रही थी। कई क्लासमेट्स उन्हें देखकर जेलस एक्सप्रेशंस दे रहे थे। ईचन, तुम्हारी भाभी अपने बॉयफ्रेंड को कितना अच्छा ट्रीट करती हैं। मैं तो जेलस हो गया। अब मुझे भी मैच्योर वुमन चाहिए। सेम हियर। सब हंसने लगे, लेकिन अचानक किसी की बात ने बाई युआन का मूड खराब कर दिया। उसका चेहरा हल्का सा डार्क हो गया। तुम लोगों की उम्र में मेरे जैसी औरतों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अपने एज ग्रुप में ही पार्टनर ढूंढो। यह कहते हुए उसकी नजर मीनिंगफुली मेरी तरफ चली गई। पूरे रूम का एटमॉस्फेयर अचानक ऑकवर्ड हो गया। मैं समझ गया वह क्या कहना चाहती थी, लेकिन मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। मैं आगे बढ़ा और माहौल संभालने की कोशिश की। भाभी, ये लोग बस मजाक कर रहे हैं। इनकी बातों पर ध्यान मत दो। हम लोग बस एंजॉय करेंगे। फ्रंट स्क्रीन पर अब भी म्यूजिक चल रहा था, इसलिए बाकी लोग जल्दी टॉपिक बदलकर सिंगिंग में लग गए। चलो गाना शुरू करते हैं। पहला सॉन्ग मेरा होगा।
मैंने हाल में कोई नया सॉन्ग नहीं सीखा, इसलिए पुराना वाला गाऊंगा। क्रश इज वन पर्सन्स बिजनेस। मैंने माइक्रोफोन उठाया और धीरे धीरे गाना शुरू किया। मेरी आवाज में हल्की बिटरनेस खुद ब खुद आ गई थी। सॉन्ग खत्म होने के बाद सबने तुरंत क्लैप करना शुरू कर दिया। ईचन, तुमने तो कमाल गाया। क्रश वाला बिटर स्वीट फीलिंग परफेक्टली निकल कर आया। फिर किसी ने अचानक कहा, वैसे ईचन, अब तो ग्रेजुएशन हो गई, जिसे पसंद करते हो उसे कन्फेस क्यों नहीं कर देते, वरना बाद में शायद कभी मिलने का मौका भी ना मिले, फिर रिग्रेट होगा। मेरी नजर इंस्टिंक्टिवली बाई युयान की तरफ चली गई, लेकिन अगले ही सेकंड मैंने जल्दी से नजरें हटा ली और सिर हिला दिया। मुझे कोई पसंद नहीं है। लेकिन मेरी बात पर किसी ने बिलीव नहीं किया। उल्टा सब और एक्साइटेड हो गए। कैसे नहीं है? तुम रोज क्लास के बाद स्केचेस बनाते थे। मैंने खुद देखा है, वो किसी लड़की की ड्राइंग्स थी। हाँ, तुम लव लेटर्स भी लिखते थे, यहां तक कि मेरा डेस्कमेट भी बोल पड़ा। ये चैन, शर्माओ मत। तुम्हारी टेक्स्ट बुक्स पूरी उस इंसान के नाम से भरी रहती थी। मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन तुम हमेशा जल्दी छुपा लेते थे। थोड़ी ड्रिंक करने के बाद सब और ज्यादा एक्साइटेड हो गए। कोई मेरा फोन छीनने लगा, कोई कन्फेस करवाने पर तुल गया। मैंने तुरंत फोन बचा लिया। तभी अचानक बाई युयन खड़ी हो गई। मुझे कुछ काम है, मैं पहले जा रही हूं। इतना कहकर वह चूयुनजू को लेकर बाहर चली गई। उनके जाते ही मैंने राहत की सांस ली, लेकिन उसी मोमेंट किसी ने मेरा फोन छीन लिया और उस पिंड नंबर पर कॉल लगा दी, जिसे मैंने सबसे ऊपर पिन कर रखा था। मैं तुरंत फोन वापस छीनने भागा, लेकिन उससे पहले ही कॉल कनेक्ट हो चुकी थी। अगले ही पल फोन के दूसरी तरफ से बाई युयन की धीमी आवाज आई, शाओई चेन, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगी। फिर कॉल कट गई। पूरा रूम इंस्टेंटली साइलेंट हो गया। हर किसी के चेहरे पर ऑकवर्डनेस और गिल्ट साफ दिख रहा था। आखिर मेरे दोस्त ने साइलेंस तोड़ा। हमारा ईचन इतना अच्छा है, अगर वो उसे पसंद नहीं करती तो उसका लॉस है। एग्जैक्टली। बाकी सब भी उसे कंफर्ट करने लगे, लेकिन मैंने बस सिर झुका लिया और हल्का सा मुस्कुरा दिया। कोई बात नहीं, मैंने काफी पहले ही उसे पसंद करना छोड़ दिया। उस क्लास रियूनियन के बाद मैं फिर बाई युयन से नहीं मिला। अगली बार हमारी मुलाकात बाई ग्रुप की एनिवर्सरी पार्टी में हुई, लेकिन पूरे बैंक्वेट के दौरान हमने एक दूसरे से एक शब्द तक नहीं कहा। जब सारे लोग जा चुके थे, तब बाई युयन और चूयुनजू ने मुझे हॉल के एक कोने में अकेले बैठे देखा। बाई युयन बोली, मुझे अब भी कुछ काम निपटाने हैं, ड्राइवर तुम दोनों को पहले छोड़ देगा। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया और उनके पीछे बाहर निकल गया। कार में बैठने के बाद मैं क्वाइटली बाहर विंडो देखने लगा। पीछे बाई युयान और चू युनजो का स्टिकी गुड बाय चल रहा था। कार चलने के बाद मैंने नजरें हटा ली। जब बाई युयन काफी दूर चली गई, तब चू युनजो ने कैजुअली पूछा, ईचन, क्या तुम्हें कोई पसंद है? तुम्हारी एज में क्रश होना नॉर्मल है, बताओ ना। वह लगातार मुझे घूर रहा था, जैसे जवाब लिए बिना रुकने वाला नहीं था। मजबूरी में मैंने सिर हिला दिया, लेकिन चूयुनजू क्लियरली बिलीव नहीं कर रहा था। सच में? तो क्या मैं तुम्हारे लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ दूं? नो थैंक्स, मैंने बिना हेजिटेट किए मना कर दिया। मुझे नहीं लगा था कि हमारा रिश्ता इतना क्लोज है कि वह मेरी फीलिंग्स पर कमेंट करे। लेकिन अगले ही सेकंड चू युनजो मुस्कुरा दिया। श्योर? या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसे पसंद करने की हिम्मत तुम ओपनली नहीं दिखा सकते? तुम काफी बोल्ड हो अपनी ही भाभी के लिए ऐसी ट्विस्टेड फीलिंग्स रखना, सोचता हूं। ऊपर से तुम्हारे पेरेंट्स ये सब देखकर रिग्रेट करते होंगे कि उनका बेटा ऐसा निकला। उसके चेहरे पर अब भी वही जेंटल स्माइल थी, लेकिन उसकी आंखों में साफ मैलिस भरी हुई थी। उसकी बातों ने मेरा चेहरा पूरी तरह सफेद कर दिया। मैं एक्सप्लेन करना चाहता था, उसे गलत साबित करना चाहता था, लेकिन तभी अचानक ब्रेक्स की तेज आवाज गूंजी। जोरदार इनर्शिया की वजह से हम दोनों आगे की तरफ फेंके गए और फिर सीट बेल्ट से टकराकर पीछे जा लगे। चूयुनजो गुस्से में ड्राइवर पर चिल्लाने ही वाला था कि तभी उसने सामने देखा। एक आउट ऑफ कंट्रोल ट्रक सीधे हमारी तरफ आ रहा था। ड्राइवर ने तुरंत स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन कार बैलेंस खो बैठी और गार्डरेल से जा टकराई। जोरदार क्रैश के साथ पूरी कार पलट गई। मैं और चूयुनजो दोनों उसी इंपैक्ट में बेहोश हो गए। जब मेरी आंख खुली तो चारों तरफ सिर्फ लाल रंग दिखाई दे रहा था। मुझे स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जा रहा था।
धुंधली नजरों के बीच मुझे लगा जैसे मैंने बाई युयान को देखा। पहली बार उसके चेहरे पर मैंने ऐसी पैनिक और अर्जेंसी देखी थी। डॉक्टर्स उसके सामने कांपते हुए खड़े थे। सीईओ बाय, हमने सबसे फेमस प्रोफेसर राफेल को बुला लिया है, लेकिन वह एक साथ 2 सर्जरीज नहीं कर सकते। पहले किसे बचाया जाए? बाई युयान की आवाज धीमी थी। जो बाद में सर्जरी करवाएगा उसके रिस्क्स क्या हैं? डॉक्टर की आवाज भारी हो गई। दोनों के शरीर में स्टील रॉड्स घुस गई हैं। जिसकी सर्जरी बाद में होगी वह परमानेंटली डिसेबल्ड हो सकता है। बाई युयान बहुत देर तक चुप रही, इतनी देर कि मैं लगभग दोबारा अनकॉन्शियस होने वाला था। तभी आखिर उसकी आवाज सुनाई दी, पहले युनजो को बचाओ। अगले ही पल वह उस स्ट्रेचर के पीछे चली गई जिस पर चू युनजो को ऑपरेशन रूम ले जाया जा रहा था। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर मुझे नहीं देखा। होश खोने से पहले मेरी आंखों के कोने से एक आंसू निकल गया। मुझे लगा जैसे मैं बहुत लंबा सपना देख रहा हूं। उस सपने में सिर्फ बाई युयान थी। पूरे 10 साल उसने मुझे बहुत प्यार किया था। जब स्कूल में कोई मुझे बली करता तो वह सब कुछ छोड़कर मेरे लिए खड़ी हो जाती। जब नाइटमेयर्स की वजह से मैं डरकर उठ जाता तो वह मेरे कमरे में आकर मुझे शांत करती और बार बार कहती, डरो मत भाभी, यही है। एक बार मैं सड़क क्रॉस करते वक्त ऑलमोस्ट एक्सीडेंट का शिकार हो गया था। वह तुरंत भागकर मेरे पास आई और मुझे कसकर पकड़ लिया। तब मैं कितना खुश हुआ था। भाभी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? उसने मुझे बेहद जेंटल नजरों से देखा था, क्योंकि ये चेन तुम भाभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो। लेकिन अब वही इंसान किसी और मेरे बीच चूज करने में एक सेकंड भी नहीं रुकी। पहले युनजो को बचाओ। अब उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान कोई और था। भाभी, अब मैं आपका इकलौता नहीं रहा। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक अनकॉन्शियस रहा। जब मेरी आंख खुली तो मेरे पास सिर्फ एक नर्स थी। मुझे जागता देखकर वो भी खुश हो गई। आप आखिरकार होश में आ गए। आपके साथ जो दूसरे साहब आए थे उन्हें तो बहुत पहले होश आ गया था। सिर्फ आप ही अब तक अनकॉन्शियस थे। मैंने धीरे से अपने हाथ पैर हिलाए। दर्द हो रहा था, लेकिन शुक्र था कि एहसास अब भी था। मैंने राहत की सांस ली। मैं डिसेबल्ड नहीं हुआ ना? क्या मुझे छोड़ नहीं दिया गया था? नर्स ने भी डर भरी सांस ली। हां, बस थोड़ा सा और देर हो जाती तो आपकी टांग बचती नहीं। लेकिन किस्मत अच्छी थी, डॉक्टर समय पर आ गए और आप बच गए। मेरी आंखें तुरंत लाल हो गईं। दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, शुक्र है मेरी टांग अभी भी सलामत है। अचानक मुझे कुछ याद आया। बाई युयान कहां है? नर्स ने कुछ नहीं छुपाया। उसके टोन में हल्की सी तारीफ और जेलसी दोनों थी। मिस बाई तो पूरे समय बगल वाले वार्ड में उस दूसरे आदमी के साथ थी। सुना है दोनों फियांसे हैं। सच में बहुत प्यार करते हैं। क्या मैं उन्हें बुलाऊं? मैं कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। जरूरत नहीं, अब कभी नहीं। हॉस्पिटल में रहने के पूरे समय बाई युयान एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई और मैंने भी उनके बारे में दोबारा नहीं पूछा। डिस्चार्ज वाले दिन आखिरकार उनका फोन आया। मैं इन दिनों बहुत बिजी थी, इसलिए तुमसे मिलने नहीं आ पाई। सुना है आज तुम्हें छुट्टी मिल रही है। मैं असिस्टेंट को भेज देती हूं, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। मैंने बस हल्का सा हम कहा और चुप हो गया। लेकिन बाई युयान ने कॉल नहीं काटी। मुझे लगा शायद उन्हें कुछ और कहना है, इसलिए मैं इंतजार करता रहा। कुछ सेकंड्स बाद उन्होंने धीरे से पूछा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूं। आप युनजो का ध्यान रखिए, मेरी फिक्र मत कीजिए। मेरी बात सुनकर बाई युयान जैसे कुछ एक्सप्लेन करना चाहती थी। मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन उससे पहले ही कॉल कट चुकी थी। राजधानी जाने से 3 दिन पहले मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया था। उसी समय बाई युयान वापस आई। उन्होंने फ्लोर पर पड़े बैग्स देखे और पूछ बैठी, इतना सामान क्यों पैक कर रहे हो? मैंने आखिरी चीज सूटकेस में रखी। 3 दिन बाद कॉलेज शुरू हो रहा है। पहले से तैयारी कर रहा हूं। पता नहीं क्यों बाई युयान के दिल में अचानक बेचैनी सी उठी। कॉलेज जाने के लिए इतना सामान ले जाने की क्या जरूरत है? मैंने सिर हिलाया। अगर सब एक बार में ले जाऊंगा तो बाद में किसी को परेशान नहीं करना पड़ेगा। मैंने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सूटकेस को कॉर्नर में रखकर उनकी तरफ देखा। भाभी, कॉलेज शुरू होने से पहले क्या आप मेरे साथ घर पर एक बार खाना खाएंगी? मैं आपके लिए खुद खाना बनाना चाहता हूं। यह बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट थी, लेकिन बाई युयान ने तुरंत हां नहीं कहा। कुछ देर बाद बोली, खाना तो कभी भी खा सकते हैं।
तुम्हारी यूनिवर्सिटी भी इसी सिटी में है। बाद में मैं भी चिंगदा के पास वाले हाउस में शिफ्ट हो जाऊंगी। इतनी जल्दी किस बात की है? मैंने उनकी आंखों में देखते हुए जिद की। बस इस बार, सिर्फ एक बार। उन्होंने मुझे 5 साल तक पाला था। मैं सिर्फ आखिरी बार उनके लिए खाना बनाना चाहता था, एक आखिरी फेयरवेल। बायूयन कुछ देर मुझे देखती रही, आखिरकार हार मान गई। ठीक है, जैसा चाहो। उसके बाद मैं अपने बाकी कामों में बिजी हो गया और मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि बायूयन क्या कर रही थी। फिर आ गया कॉलेज शुरू होने का दिन। मैंने आधा दिन लगाकर पूरा खाना बनाया, टेबल भरकर उनके पसंदीदा डिशेस सजाए। फिर मैं चुपचाप बैठकर उनका इंतजार करता रहा। लेकिन समय गुजरता गया और बायूयान वापस नहीं आई। खाना धीरे धीरे ठंडा होने लगा। मैंने उन्हें फोन किया, 1 बार, 2 बार, 10 बार, लेकिन कोई भी कॉल कनेक्ट नहीं हुई। तभी फोन में मैसेज की आवाज आई। मैंने खोला, चू युनजू का मैसेज था। अब इंतजार मत करो, मेरा मोमेंट्स देख लो। मैं कुछ पल के लिए जम गया। जैसे ही मोमेंट्स खोला, मेरी आंखों के सामने एक फोटो आ गई। फोटो में बायूयन, जिन्होंने मुझसे घर आकर खाना खाने का वादा किया था, चू युनजू के साथ बैठी थी। पीछे एक रोमांटिक फ्रेंच रेस्टोरेंट था। फूल, बलून्स और स्टेक से सजी टेबल। कोई भी उन्हें देखकर परफेक्ट कपल कहता। यह हमारी आखिरी फेयरवेल थी, लेकिन वो इतना भी नहीं निभा सकी। मैं बहुत देर तक उस पोस्ट को देखता रहा, फिर चुपचाप उसे लाइक किया। उसके बाद चू युनजो को फ्रेंड लिस्ट से डिलीट किया। बायूयान को भी डिलीट कर दिया। फिर अपना वीचैट अकाउंट हमेशा के लिए डीएक्टिवेट कर दिया। पूरा काम बिना रुके एक ही बार में खत्म हो गया। इसके बाद मैंने अपना सिम कार्ड निकाला, तोड़कर डस्टबिन में फेंक दिया। फिर वो बैंक कार्ड निकाला जो मैं बहुत पहले से बायूयान को लौटाने के लिए तैयार करके रखा था। उसके साथ वो गोल्ड कार्ड भी रख दिया जो उन्होंने बाद में मुझे दिया था। दोनों कार्ड्स मैंने लिविंग रूम की सबसे दिखाई देने वाली जगह पर रख दिए। उनके ऊपर एक नोट छोड़ा, भाभी मैं हार मानता हूं। इस रिश्ते में मैं आपकी तरफ 999 कदम चल चुका हूं। आखिरी कदम अब मैं नहीं बढ़ाऊंगा। उम्मीद है आप भी नहीं बढ़ाएंगी। यह लिखने के बाद मैंने आखिरी बार उस विला को देखा जहां मैं 10 साल तक रहा था। फिर अपना सूटकेस उठाया, टैक्सी ली और बिना पीछे देखे एयरपोर्ट के लिए निकल गया। बायूयन, अब से मैं तुम्हारे बिना नई जिंदगी शुरू करूंगा। तीसरे दिन सुबह बायूयन वापस आई। कार में बैठी हुई भी उन्होंने असिस्टेंट चेन को फोन किया। असिस्टेंट चेन, जो फिगरीन्स मैंने कुछ दिन पहले खरीदे थे, उनका पूरा सेट विला में भिजवा देना। असिस्टेंट चेन ने जी कहा और तैयारी करने लगा। उसी समय बायूयन विला में दाखिल हुई। डाइनिंग रूम के पास से गुजरते हुए उनकी नजर तुरंत उस टेबल पर गई जहां खाना अब भी वैसे ही रखा था। 2 दिन और 2 रातों से पड़ा खाना अब फ्रेश नहीं लग रहा था। उसमें से हल्की सी खट्टी स्मेल आने लगी थी। न जाने क्यों उन्हें लगा जैसे मैं अब भी उसी टेबल पर बैठा उनका इंतजार कर रहा हूं। लेकिन आखिर में उस खाने की तरह जिसने उसे बनाया था, दोनों ही अपने इंतजार वाले इंसान को नहीं पा सके। उनके दिल में हल्का सा दर्द उठा, लेकिन फिर भी उन्होंने मेड को बुलाकर कहा कि आकर खाना साफ कर दे। किचन उन्होंने अनजाने में मेरा नाम पुकारा, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। वो कुछ पल के लिए रुक गई। फिर याद आया कि मैं शायद कॉलेज जा चुका हूं। बायूयान लिविंग रूम के सोफा पर बैठ गई और अपनी कनपटियां दबाने लगी। तभी उनकी नजर उन 2 बैंक कार्ड्स और नोट पर पड़ी जो सबसे सामने रखे थे। उन्होंने नोट उठाया, लेकिन जैसे ही उसमें लिखा पढ़ा वो जम गई। मैं हार मानता हूं, इसका क्या मतलब है? पता नहीं क्यों अचानक उनके दिल में घबराहट भर गई। उन्होंने तुरंत फोन निकाला और मेरा पुराना नंबर डायल किया, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ ठंडी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस आई। यह नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। वो कुछ सेकंड्स तक जमी रही। फिर उन्होंने हमारी चैट खोली और मैसेज भेजा, तुम कहां हो? जवाब में सिर्फ एक लाल रंग का एक्सक्लेमेशन मार्क आया। अचानक गुस्सा उनके सिर पर चढ़ गया। उन्होंने फोन जोर से फेंक दिया। बहुत हिम्मत आ गई है तुम में, मुझे ब्लॉक करने की भी। उन्होंने फोन उठाया और गुस्से में बाहर निकल गई। तभी बाहर उन्हें असिस्टेंट चेन गिफ्ट बॉक्स लेकर आता दिखा। उनकी हालत देखकर वो झिझक गया। मैडम, क्या ये फिगरेंस वापस ले जाऊं? दफा हो जाओ। गुस्से से भरी आवाज निकली, लेकिन जैसे ही असिस्टेंट चेन वापस मुड़ने लगा, उन्होंने फिर रोक लिया। रहने दो, मुझे दे दो, तुम जा सकते हो।
उनका चेहरा इतना डरावना था कि असिस्टेंट चेन कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने सामान पकड़ा दिया और तुरंत वहां से चला गया। बाई युयान पूरी स्पीड से उस हाउस पहुंची जो उन्होंने चिंगदा के पास खरीदा था। वो गुस्से में अंदर घुसी मुझसे जवाब मांगने के लिए, लेकिन अंदर पहुंचकर उन्हें एहसास हुआ कि वहां कभी किसी के रहने का कोई निशान ही नहीं था। वो गुस्से में हंस पड़ी। सच में हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी। मुझे ब्लॉक किया, गायब हो गए, अब मेरे हाउस में रहना भी छोड़ दिया। देखते हैं अब कहां छुपोगे। जब बाई युयन चिंगदा के प्रिंसिपल ऑफिस पहुंची तब लंच ब्रेक चल रहा था। रिकॉर्ड्स चेक करवाए। वो पता लगाना चाहती थी कि मैं किस क्लास में हूं और कहां रह रहा हूं। वो लगभग पूरा दोपहर यही खोजती रही। प्रिंसिपल ने माथे का पसीना पोंछा और आखिरकार बाई युयन की तरफ सिर हिलाया। मिस्टर बाई, बात यह नहीं है कि मैं आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन सच में हमारे रिकॉर्ड्स में उसका नाम नहीं है। इसका सिर्फ एक मतलब है, उसने हमारे स्कूल में अप्लाई ही नहीं किया। वो यहां पढ़ ही नहीं रहा। यह सुनते ही बाई युयन कुछ पल के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गई। उन्हें अचानक वो नोट याद आया जो मैंने छोड़कर गया था। मैं हार मानता हूं 2 महीने पहले जब उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या मैंने क्विंगदा में अप्लाई किया है, तब उन्होंने मेरे चेहरे की उस अननेचुरल एक्सप्रेशन पर ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन अब सब कुछ अचानक साफ हो गया। यानी मैं तभी से उनसे झूठ बोल रहा था। यानी मेरा हार मानना सिर्फ उन्हें प्यार करना छोड़ना नहीं था, बल्कि उनकी दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाना था। बाई युयन धीरे से चेयर पर गिर गई। कुछ पल तक उन्हें समझ ही नहीं आया क्या कहें। चिंगदा के प्रिंसिपल ने बाई युयन को इस तरह टूटते हुए देखा तो सावधानी से पूछा, मिस्टर बाई, आपने जो लेबोरेटरी बिल्डिंग डोनेट करने का प्रॉमिस किया था वो अभी भी वैलिड है ना? बाई युयन धीरे से खड़ी हुई और प्रिंसिपल को हाथ उठाकर रोक दिया जो उनके पीछे आने की कोशिश कर रहा था। जो लेबोरेटरी बिल्डिंग मैंने प्रॉमिस की है उसका इंतजाम बाद में कोई कर देगा। चिंगदा कैंपस से बाहर निकलते हुए बाई युयन के दिल में अचानक अजीब खालीपन भर गया। चिंगदा में अप्लाई करना क्या यह हमारा प्रॉमिस नहीं था? मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई की थी सिर्फ इसलिए ताकि मेरे मार्क्स चिंगदा के कट ऑफ तक पहुंच सकें, ताकि मैं इसी सिटी में रह सकूं, उनके पास रह सकूं। तो फिर मैंने अचानक अपना फैसला क्यों बदल दिया? क्या मैंने सच में उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया था?